नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले मौद्रिक नीति पार्ट सेकंड। तो इसका मतलब इसका पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हमारा लेक्चर है 17। इसका मतलब हम 16 लेक्चर पहले पढ़ा चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे रविन एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर इसे देख सकते हैं। वहां पर सारे लेक्चर आपको सीक्वेंस पे मिल जाएंगे। रविन एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको सही से पढ़ना है तो सारे लेक्चर वहां पर सीक्वेंस पे मिल जाएंगे। और अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़ी हुई कोई जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि किस तरीके से आपको क्लास मिलने वाले हैं। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं मौद्रिक नीति पार्ट सेकेंड। तो मौद्रिक नीति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये क्यों लाई जाती है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। तो मौद्रिक नीति के दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। तो मात्रात्मक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं आरबीआई, उसके माध्यम से मार्केट में मुद्रा की मात्रा को कम ज्यादा करती है, जिससे डिमांड और सप्लाई को वो कंट्रोल करती है और इससे महंगाई यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लेती है, ये काम करती है। तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था बैंक रेट, समझ लिया था। तो आज हम लोग जो मात्रात्मक मुद्रास्फीति के मात्रात्मक जो टूल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उन्हीं को आगे आज हम लोग पढ़ेंगे और बात करेंगे। आज हम लोग अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी बातें यहां पर हम लोग करेंगे। चलो, तो शुरू करते हैं क्लास को। तो इसमें बात करते हैं हम लोग सबसे पहले रेपो रेट की। रेपो रेट, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है इसको समझो जल्दी से। जैसे बैंक रेट हमने समझा था, बस वही है, बिल्कुल वैसा ही, बस थोड़ा अंतर है। तो देखो जल्दी से समझते हैं। आरबीआई और ये है वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक अगर आरबीआई के पास जाती है, किस लिए? लोन लेने के लिए, लोन के लिए, ठीक है। तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को लोन दे देगी, ये हमने बैंक रेट में समझा था। लेकिन वो दीर्घकालिक ऋण लेने जाती है तो, लेकिन अगर कॉमर्शियल बैंक को दीर्घकालिक ऋण की जरूरत नहीं है, अल्पकालिक ऋण ओवरनाइट भी हो सकता है, तो अल्पकालिक ऋण, तो लोन कैसा? अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक लोन के लिए जाती है। तो आरबीआई इसको लोन दे देगी, लेकिन लोन जब देगी तो उसमें कुछ रेट लगा देगी, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा यही बेसिकली होगा रेपो रेट, यही होगा रेपो रेट। तो अल्पकालिक, ये शब्द आपको याद रखना है। अल्पकालिक लोन अगर लेने जाएगी कोई कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी होती है वो, तो आरबीआई इसको दे तो देगी लेकिन उस पर कुछ ब्याज लगा देगी, वही ब्याज बन जाएगा रेपो रेट। तो ये अल्पकालिक शब्द यहाँ पर जरूर याद रखना है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। अब इस रेपो रेट का प्रभाव क्या पड़ेगा? ये रेपो रेट जो इंस्ट्रूमेंट है, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का, जो मौद्रिक नीति के माध्यम से लाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मार्केट में मुद्रा के फ्लो को कंट्रोल करती है आरबीआई। तो क्या करेगी? रेपो रेट को कम कर देगी या रेपो रेट को बढ़ा देगी। तो रेपो रेट को जब घटाएगी, बढ़ाएगी, यानी रेपो रेट पे परिवर्तन करेगी, तो मार्केट में मुद्रा के फ्लो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? मुद्रा का फ्लो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। और जब मुद्रा का फ्लो कम या ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा? लोगों की डिमांड घट जाएगी या बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा पहुंचेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी लोगों की। और अगर मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा, तरलता कम हो जाएगी, तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो लोग कम मांगेंगे वस्तुएं, और जब वस्तुएं कम मांगेंगे तो वस्तुओं की वैल्यू घट जाएगी, मुद्रास्फीति कंट्रोल। चलो इसको समझते हैं। तो रेपो रेट में वृद्धि अगर होगी तो इससे क्या होगा, ध्यान से समझना। रेपो रेट में वृद्धि कर दी गई तो कॉमर्शियल बैंक
कॉमर्शियल बैंक को ऋण महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा। और जब महंगा मिलेगा तो कॉमर्शियल बैंक से ऋण कौन लेने जाएगा? हम, आप सब, यानी आम लोग। तो आम लोगों को ये महंगा देगी। कॉमर्शियल बैंक को महंगा मिला आरबीआई से, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक आम लोगों को महंगा ऋण बांटेगी ना, तो आम लोगों को ऋण महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा। और जब महंगा मिलेगा तो लोग कम लेंगे, है ना, तो लोग कम लेंगे, यानी लोग ऋण कम लेंगे, तो लोगों की जेब में पैसे कम आएंगे। तो लोगों की जेब में पैसे कम आएंगे तो इसका मतलब क्या है? मार्केट में तरलता कम हो गई। पैसा कम आने का मतलब लिक्विडिटी कम हो गई, फ्लो ऑफ मनी कम हो गया, ठीक है। तो लोग कम ऋण लेंगे तो इनकी क्रय शक्ति घट जाएगी। ध्यान समझना, क्रय शक्ति क्या जाएगी? घट जाएगी। और जब क्रय शक्ति घट जाएगी इसका मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी हो जाएगी। सेवाओं की मांग में कमी। और जैसे ही वस्तुओं की मांग कम होगी ये औकात में आ जाएगी। तो मार्केट में वस्तुएं भरी पड़ी है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो वस्तुओं की कीमत घट जाएगी ना तुरंत। तो वस्तुओं की कीमत घट जाएगी, वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, यानी मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, ये प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कम हो जाएगी, यानी वस्तुएं जो महंगी मिल रही थी वो सस्ती हो जाएगी। तो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई है तो आम लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आरबीआई ऐसे देखती है कि कहीं एक लेवल से ज़्यादा तो महंगी नहीं वस्तुएं, तो आरबीआई क्या करेगी? तुरंत मौद्रिक नीति के माध्यम से रेपो रेट को बढ़ा देगी। और जैसे रेपो रेट को बढ़ाएगी तो वस्तुओं की कीमत घट जाएगी और मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव पड़ा मुद्रास्फीति और रेपो रेट में, यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो क्या करेंगे? आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी और मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। तो अब आप देखो रेपो रेट और मुद्रास्फीति में संबंध कैसा हुआ? रेपो रेट और मुद्रास्फीति ये बढ़ाएंगे तो मुद्रास्फीति घट जाएगी। इसका मतलब क्या है? उल्टा संबंध है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और रेपो रेट में कैसा संबंध है? इनवर्स रिलेशन। तो अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन घट जाएगी, रेपो रेट बढ़ी इन्फ्लेशन घट जाएगी, और रेपो रेट घटी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ध्यान से समझ लो इसको। जैसे मान लो हमने इसको करके देखते हैं, इसको किया कम, तो कमर्शियल बैंक को ऋण मिलेगा सस्ता, और ये सस्ता मिलेगा तो आम लोगों को ऋण भी सस्ता ये बांटेंगे। तो जब सस्ता होंगे तो लोग ऋण अधिक लेंगे, अधिक लेंगे। अगर ऋण मिले सस्ता तो वो लेंगे अधिक। क्यों लेंगे अधिक? तो ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे हो, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। मान लो हमें मकान बनवाना है, घर बनवाना है, तो बैंक ने सस्ता ऋण हमको दे दिया, हमने ले लिया। तो हमने क्या किया? जैसे ही मुझे ऋण मिला तो हमने मकान बनवाने के लिए सीमेंट खरीद ली, सरिया खरीद ली, ईंट खरीद लिए, लेबर बुला लिए, इंजीनियर बुला लिया, नक्शा बनवाया और शुरू काम, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास पैसा आया हमने डिमांड शुरू कर दी, है ना, सरिया सीमेंट ईंटें मंगाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ईंटें सब लोग मंगाएंगे, सरिया सीमेंट मंगाएंगे, तो सीमेंट का उत्पादन बढ़ जाएगा, सरिया का उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उद्योगों में उत्पादन बढ़ जाएगा क्योंकि मांग शुरू हो गई, ठीक है। तो जब ऋण अधिक होगा तो क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो वस्तुओं सेवाओं की मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और जैसे ही मांग में वृद्धि होगी तो वस्तुओं की कीमत घटने की जगह पर बढ़ जाएगी, और जैसी बढ़ जाएगी तो कहेंगे मुद्रास्फीति अधिक हो गई। क्लियर? तो अगर
हमने रेपो रेट कम किया तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? रेपो रेट कम, मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो कितनी मुद्रास्फीति बढ़नी चाहिए, कितनी घटनी चाहिए, इसका एक लेवल होता है, ठीक है। उसके ऊपर ना जाए और उसके नीचे ना आए। नीचे जाएगा तो मंदी और ऊपर जाएगा तो बहुत ज्यादा महंगाई। क्लियर? ये बात आपको समझना है। तो ये क्लियर हो गया। तो रेपो रेट क्या होता है ये समझ में आ गया। रेपो रेट में अगर वृद्धि करेंगे तो इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेपो रेट को अगर हम कम करेंगे तो इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोगों ने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक बार मैं पूरा क्लास पढ़ा गया 1 घंटे का, और ये मेरा कैमरा बंद हो गया बीच में, मैंने देखा नहीं, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, डबल मेहनत हो गई, ठीक है। तो इसीलिए क्लास को थोड़ा सम फास्ट पढ़ा रहे हैं कि ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब आते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट पर। ये उल्टा होता है, रेपो रेट का उल्टा होता है, समझ लो ध्यान से जल्दी। रिवर्स रेपो रेट उल्टा हो गया। देखो कैसे होता है, देखो समझो जल्दी से। आरबीआई और ये कोई कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, ये और ये आरबीआई। मान लो इस कॉमर्शियल बैंक के पास खूब पैसा था, इसे आरबीआई से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के पास खूब पैसा है, कहां से आया, आम लोगों ने जमा किया होगा ना, यानी इसके पास मांग जमा बहुत ज्यादा है, मांग जमा अधिक है। किसके पास? कॉमर्शियल बैंक का, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी ले लो एग्जांपल। लोगों ने खूब यहां पैसा जमा किया, इसके खूब आ गया। तो ये ए ने यहां जमा किया, ए कर रहा है जमा, तो बी पहुंच रहा है लोन लेने के लिए, बी यहां पहुंच गया लोन के लिए, लोन के लिए। ये एक अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। बी की जगह पे बहुत सारे बी हो सकते हैं, 100-200 लोग हो सकते हैं, 2-4 हजार लोग हो सकते हैं, 1 लाख लोग हो सकते हैं। इसके हम मांगने गए ऋण, तो कॉमर्शियल बैंक का काम ही है ऋण बांटना, क्योंकि उसके बाद पैसा आया वो बांट देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप देखो ये काम चल रहा है, ये तो ठीक है, अगर ऐसा चल रहा है तो ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ रहे हैं रिवर्स रेपो रेट, तो ये खूब बांटेगी तो लोगों के पास खूब आएगा पैसा, ठीक है। तो आम लोगों के पास, आम लोगों के पास क्या आएगा, धन आएगा, धन आएगा। इसका मतलब क्या है, मार्केट में मुद्रा का फ्लो बढ़ गया, तो आम लोगों के पास जब धन आएगा तो ये क्या करेंगे, ये डिमांड क्रिएट करेंगे, इनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी ना, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये मांग क्रिएट करेंगे, मांग करेंगे, तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई में वृद्धि, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म इन्फ्लेशन हो गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब आरबीआई ऐसे देख रही है, आरबीआई मार्केट पर नजर रखे हुए कि अच्छा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अब आरबीआई ने कहा देखो कॉमर्शियल बैंक, तुम जो पैसा इनको बांट रहे हो ना वो हमें दो। तो इसने क्या किया, आरबीआई ने इसका पैसा अपने पास खींच लिया, ठीक है। बोले तुम हमें पैसा दो, जो ब्याज तुम्हें इन लोगों से मिल रहा वो हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है। तो आरबीआई ने इसका पैसा अपने पास जमा करा लिया, कॉमर्शियल बैंक का पैसा अपने पास जमा करा लिया, और उसके बदले में आरबीआई ने इसको क्या दे दिया, ब्याज दे दिया, ब्याज दे दिया, कोई रेट फिक्स कर दिया कि इतना रेट हम तुम्हें दे देंगे। मान लो आरबीआई ने कह दिया कि हम आपको 5% दे देंगे, ठीक है, तो आप हमारे पास जमा कर दो। ध्यान समझना, हमने एक एग्जांपल लिया है। तो कॉमर्शियल बैंक मना कर देंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आरबीआई तो इसको कंट्रोल करती है ना, जो आरबीआई कहेगी उसकी बात माननी पड़ेगी। तो अब जो कॉमर्शियल बैंक इनको बांटते थे वो पैसा चला गया आरबीआई के पास, यानी जो कॉमर्शियल बैंक का पैसा होता है यही मार्केट का पैसा होता है, इस मार्केट के पैसे को आरबीआई ने खींच लिया अपने पास, ठीक है। और आरबीआई ने इनको क्या दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ ब्याज दे दिया।
यही होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले लेती है और कॉमर्शियल बैंक को ब्याज दे देती है। जिस ब्याज पर पैसा लेती है वही कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। अब ध्यान से समझो, अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए तो जानते हो क्या होगा? जब ये वृद्धि होगी तो कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा यहां जमा कर देंगे, तो मार्केट में पैसा जाएगा नहीं, तो मार्केट का पैसा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करके आरबीआई अपने पास खींच लेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मार्केट में तरलता कम हो जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी घट जाएगी, लिक्विडिटी घट जाएगी। किसकी लिक्विडिटी? मुद्रा की। ठीक है, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट में पैसा कम होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ध्यान समझना, जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो वस्तुएं मार्केट में हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो वस्तुओं की कीमत घट जाएगी। तो वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी, और जब वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी तो कहेंगे इन्फ्लेशन कम हो गई, इसी को बोलेंगे इन्फ्लेशन कम हो गई। तो इधर वाला मैं रफ कर देता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हुआ इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कम हो गई। तो अब आप देखो, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, मुद्रास्फीति कम। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, मुद्रास्फीति कम। क्लियर? मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या जाएगी? कमी आ जाएगी। तो अब आप देखो, रिवर्स रेपो रेट और इन्फ्लेशन में कैसा संबंध है? देखो, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, वृद्धि तो ये कम, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन। तो समझा गया? अगर ट्रिपल आर बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन घट जाएगी, ट्रिपल आर बढ़ाया इन्फ्लेशन कम हो गई। समझ में आ गया? ये फार्मूला याद कर लो। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर सीआरआर की। सीआरआर समझो जल्दी से। तो अब हम लोग देखते हैं सीआरआर। तो सीआरआर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षी अनुपात, नकद आरक्षी अनुपात। ये हमारी जो मौद्रिक नीति है, मतलब हमारे देश में जो आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है, उसके जो हम लोग मात्रात्मक उपकरण पढ़ रहे हैं उनमें से ये एक उपकरण है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो सीआरआर क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पर पहले जाने, और फिर सीआरआर का प्रभाव कैसे पड़ता है मुद्रा के फ्लो में, यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में आरबीआई इसको कैसे प्रयोग करती है एज अ इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो मात्रात्मक उपकरण की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो सीआरआर क्या है देखो समझो, जैसे ये है आरबीआई, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बताते हैं, और यहाँ पर है वाणिज्यिक बैंक। बहुत ध्यान से समझिएगा, और आपको एक बार ही समझना है, केवल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने समझ लिया तो फिर कभी नहीं भूलोगे, और कैसा भी क्वेश्चन आए, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, सब आप कर लोगे। तो वाणिज्यिक बैंक के पास जो जमा किया जाता है वो आम आदमी के द्वारा जमा किया जाता है। तो जैसे मान लो कोई पर्सन ए है और इसने अपना यहाँ पर सेविंग अकाउंट खोला और इसने यहाँ पर पैसे जमा किए। मान लीजिए इसने यहाँ पर 100 रुपये जमा कर दिए। ओके, अब कोई दूसरा आदमी है, उसने भी यहाँ पर अपना अकाउंट खोला, 200 रुपये जमा कर दिए। कोई तीसरा आदमी है, उसने अपना अकाउंट यहाँ पर किसी वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, कोई भी है, वहाँ पर उसने अकाउंट खोला और उसने 2000 रुपये जमा कर दिए। तो हम लोग अपने पैसे यहाँ पर बैंक के पास सुरक्षित रख देते हैं,
अकाउंट में। अब ये बैंक उस पैसे का क्या करेगी, तो बैंक उस पैसे को दूसरों को बांट देगी लोन के रूप में और उनसे ब्याज ले लेगी और उसी से अपनी कमाई करेगी। ठीक है, तो आम लोगों का जो पैसा होता है वो बैंक में जमा किया गया और जितना पैसा जमा हुआ उसको कहते हैं समग्र मांग जमा। ठीक है, तो हम लोग उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। क्लियर। तो जो यहाँ पर समग्र मांग जमा है कॉमर्शियल बैंक के पास, समग्र मांग जमा, मांग जमा, इसको वाणिज्यिक बैंक क्या करेगी, अपने पास रखे रहेगी नहीं, वो दूसरों को बांटेगी लोन के रूप में। अब इसने यही जो पैसा है ये दे दिया बी को लोन के रूप में। ठीक है, लोन के रूप में दिया, लोन के रूप में बी को इसने दे दिया। मान लो इसके पास 100 रुपये ही जमा हुए थे और ये 100 रुपये इसने उठाया बी को दे दिया। ठीक है, अब बी एक ऐसा व्यक्ति है जो ये पैसे लेके भाग गया, उसने जमा ही नहीं किया। तो अब ये जो 100 रुपये इस कॉमर्शियल बैंक ने बी को दिए, ये कॉमर्शियल बैंक के नहीं थे, ये थे किसके, ए के। अब ए जाएगा वाणिज्यिक बैंक के पास कि मेरा पैसा जो हमने जमा किया वो हम जब चाहे तब निकाल लें, तो ये मांगेगा। अब इसके पास है ना, ये तो इसने दे दिया था इसको, तो अब बैंक का क्रेडिट खराब हो जाएगा। अब इस बैंक में ये ए व्यक्ति सोचेगा कि तो पैसा डूब गया मेरा, ठीक है, और बी लेके भाग गया, तो ये बैंक क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो आरबीआई क्या कहेगी, आरबीआई चूंकि इनको कंट्रोल करती है बैंकिंग सिस्टम को, तो आरबीआई इस कॉमर्शियल बैंक से कहेगा कि देखो जो तुम्हारे पास पैसा यहाँ जमा हुआ है आम लोगों का, उसका एक निश्चित परसेंट हमारे पास आप कैश में रख दीजिए, हमारे पास आप कैश में रख दीजिए। तो अब ये वाणिज्यिक बैंक को इसने आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया और कहा 4% जो आपके पास समग्र मांग जमा है, जो लोगों का पैसा है, वो आप हमारे पास रख दीजिए कैश में। तो 100 रुपये का 4% 4 रुपया हुआ, तो ये जो 4 रुपया हैं ये माइनस हो जाएंगे और ये किसके पास चले जाएंगे, आरबीआई के पास चले गए। तो अब इस वाणिज्यिक बैंक के पास 96 बचा, 96 रुपये बचा। ठीक है, अब ये जो 96 रुपये है ये कॉमर्शियल बैंक बी को लोन के रूप में दे देगा, 96 रुपीज़ दे देगा। 4 रुपये इसने यहाँ जमा करवा लिए इमरजेंसी के लिए। मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी आई तो ये जो 4 रुपये यहाँ पर जमा है उससे ये बैंक अपना काम चला लेगी। अब एक बात आपको दिमाग में कंफ्यूज कर रही होगी कि मान लो 96 रुपये इसने इसको दे दिए, 4 रुपये यहाँ रिजर्व हो गए और ए ने 100 रुपये जमा किए थे और ए कल को आया अपने 100 रुपये निकालने के लिए, तो इसके पास तो है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 रुपये यहाँ है, यहाँ से ले लेगी, तो ये 100 रुपये कैसे बैलेंस करेगी। एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई यहाँ पर जमा करता है तो सारे पैसे नहीं निकालता है, कुछ निकालता है, ये बैंक को पता है। और दूसरा, एक आदमी ने तो जमा नहीं किया होगा, यहाँ सैकड़ों हजारों लाखों आदमी ने जमा किया होगा, तो लाखों आदमी एकदम से अपना पैसा लेने थोड़ी ना जाएंगे। तो आरबीआई ये इस कॉमर्शियल बैंक को पता है कि कुछ हम यहाँ पर रोकेंगे, बाकी इसको दे देंगे, उससे हमें ब्याज मिलेगा, उससे हम कमाएंगे, और अगर ये अपना पैसा निकालने आएगा तो हमारे पास कुछ पैसा अभी यहाँ रखा है, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे, कुछ पैसा यहाँ पर रखा रहेगा, ठीक है, और वो ये निकाल के अपना काम चला लेगा और ये बैंक दूसरे को लोन भी बांट पाएगा और उससे इंटरेस्ट लेके कमाई भी कर पाएगा। ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये जो 4 रुपये रखे, यानी 100 में 4 रुपये, जो 4% है, यही है CRR। तो ये CRR यहाँ पर कितना हो गया, 4% हो गया। क्लियर। तो 100 रुपये यहाँ जमा हुए थे वाणिज्यिक बैंक पे, 4 रुपये आरबीआई ने अपने पास रखवा लिए CRR के तहत, ठीक है, और 96 रुपये से ये व्यवसाय करेगा अपना बैंक, दूसरे को ऋण बांटेगा, लोन देगा। अब यहाँ पर समझना,
आरबीआई को लगा कि हमें सीआरआर बढ़ा देना चाहिए, तो आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ाकर कर दिया कितना, 6%। तो जब 6% कर दिया तो फिर अब 100 रुपये में 6 रुपये यहाँ आरबीआई के पास जमा होंगे, 6 रुपये जमा होंगे, ठीक है। तो 6 रुपये आ गए। अब इसके पास कितने बचे, 94। अब ये लोन कितना बांट पाएगा, 94 रुपये बांट पाएगा। उसके पहले 96 रुपये बांट रहा था, तो लोन बांटने की क्षमता इसकी कम हो जाएगी। अगर सीआरआर में वृद्धि होगी तो वाणिज्यिक बैंक के पास कम पैसा बचेगा, ज़्यादा पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास, तो ये कम लोन बांट पाएगा। और जब ये कम लोन बांटेगा तो मार्केट में आम लोगों के पास कम पैसा जाएगा, तो आम लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो समझना, जब परचेजिंग पावर आम लोगों की कम हो जाएगी तो वस्तुओं की डिमांड करना वो कम कर देंगे, और जब डिमांड करना कम कर देंगे तो वस्तुओं की कीमत घट जाएगी। अब कोई वस्तु मार्केट में पड़ी है, उसको कोई मांग नहीं रहा है, तो फिर वस्तु की वैल्यू घट जाएगी ना, कि अरे ये तो मार्केट में पड़ी है, कोई इसको ले ही नहीं रहा है, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। और कीमत यानी मूल्य में जो घटोतरी होती है, जो घट जाता है, उसको कहेंगे मुद्रास्फीति कम हो गई, ठीक है। तो महंगाई को अगर कम करना है तो मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई सीआरआर नाम के इंस्ट्रूमेंट को बढ़ा देगी, वृद्धि कर देगी। तो जब आरबीआई की मौद्रिक नीति आती है तो उसमें देखते हैं कि आपकी बार सीआरआर कितना बढ़ा दिया या कितना कम कर दिया। तो मार्केट में जो मुद्रा का फ्लो है, जो प्रवाह है, जो लिक्विडिटी है, उसको कम ज़्यादा करने के लिए आरबीआई सीआरआर को कम ज़्यादा कर देती है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमने देखा, अगर सीआरआर में वृद्धि कर दी जाए तो कॉमर्शियल बैंक के पास कम कैश बचेगा, ठीक है। तो इस चार्ट को समझा देते हैं। कॉमर्शियल बैंक के पास कम बचेगा तो ये कम ऋण बांटेगा, कम ऋण बांटेगा। और जब ये कम ऋण बांटेगा तो मार्केट में मुद्रा की तरलता यानी लिक्विडिटी घट जाएगी, यानी मार्केट में मुद्रा का लिक्विडिटी या फ्लो, मुद्रा की तरलता यानी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, यानी आम लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। और जब आम लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, कस्टमर कौन है, आम लोग, और आम लोग के पास ही पैसा कम होगा तो वो वस्तुओं की डिमांड कम कर देगा। तो ये तरलता कम हो जाएगी, यानी आम लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, अर्थात इनकी जो मांग है वो कम हो जाएगी, यानी वस्तुओं की मांग घट जाएगी। और जब वस्तुओं की मांग घट जाएगी तो हम कहते हैं कि जब मांग घट जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी जब मांग घटेगी तो वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी। और वस्तुओं की कीमत का कम होना, ये वस्तु भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है। तो वस्तुओं की कीमत का कम होना, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन कम हो गई, मुद्रास्फीति कम हो गई, अर्थात मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कम हो गई। तो अगर मुद्रास्फीति को यानी महंगाई को कम करना है तो आरबीआई क्या करे, सीआरआर नाम के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को बढ़ा दे, ठीक है। तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो महंगाई कंट्रोल कैसे होगी, ऐसा कुछ कर दे आरबीआई जिससे मार्केट में मुद्रा का फ्लो कम हो जाए, यानी लिक्विडिटी कम हो जाए। लिक्विडिटी कम होने का मतलब मार्केट में मुद्रा कम पहुंच रही है, और मार्केट में मुद्रा नहीं होगी, वो आरबीआई के पास इकट्ठा है, तो फिर
उस मुद्रा से हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो आरबीआई के पास, हमारी जेब में होगा तब हम खरीद पाएंगे ना। ऐसा नहीं कि आरबीआई सब निकाल लाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो सीआरआर की वृद्धि का प्रभाव मुद्रास्फीति पर कैसे पड़ता है आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर सीआरआर में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति में कमी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसका आप एक फार्मूला बना लो। तो यहाँ पर CRR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, ये फार्मूला हो गया। ये इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि CRR में अगर वृद्धि करेंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, CRR में वृद्धि करेंगे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, CRR में कमी करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्लियर? तो जहाँ जहाँ यहाँ पर वृद्धि लिखा है यहाँ कम कर दो, तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा बचेगा, ज़्यादा बचेगा तो ज़्यादा लोन बांटेगा, ज़्यादा लोन बांटेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब है कि आम आदमी के पास पैसा आ जाएगा जेब में, और जब पैसा आ जाएगा तो वस्तुओं की मांग बढ़ा देगा, और मांग बढ़ा देगा, जिस चीज़ की मांग बढ़ गई, जिसकी पूंछ ज़्यादा हो गई उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसी के भाव बढ़ गए। आपको ही लोग ज़्यादा पूछने लगे, आपके भाव बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो आप भाव खाने लगेंगे, तो वस्तु की पूंछ बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो वस्तुओं के भाव बढ़ गए, और भाव का बढ़ना ही मुद्रास्फीति का बढ़ना होता है। क्लियर? आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से CRR में वृद्धि करने से मार्केट में मुद्रास्फीति घट जाती है, और कमी करने पर CRR में मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो मार्केट में मुद्रास्फीति कितनी रखनी है? आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग करके उसे कंट्रोल करती है। मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टूल्स की तरफ। अगले टूल्स की तरफ हम बढ़े, इसको हम साफ करें। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, चलिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जिसको कहते हैं SLR। SLR इसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात। तो वैधानिक तरलता अनुपात जो है ये क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लें, और फिर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा मार्केट में मुद्रा के फ्लो पर। ठीक है, तो देखो आइए समझते हैं। तो सभी का समझने का फॉर्मूला लगभग एक ही जैसा है, फिर से हम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेते हैं। ये आरबीआई है, और यहाँ पर कोई कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक यहाँ पर कोई भी हो सकता है, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, या और भी बहुत सारे जो आप जानते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, ए व्यक्ति, फिर वही हम एग्जाम्पल लेंगे, ए व्यक्ति यहाँ पर 100 रुपये अपने जमा कर देता है, 100 रुपये जमा किया। ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट किया, जिसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ए ने जमा किया, एक बी आया उसने जमा कर दिए, खाता अपना खुलवाया और यहाँ पर जमा कर दिए। सी आया, उसने भी कुछ जमा कर दिया, 1000 2000, ऐसे बहुत सारा जमा यहाँ पर इकट्ठा हो गया। फिर इस जमा का ये क्या करेगा, लोन के रूप में अपने पास इस पैसे को रखेगा, नहीं तो बांटेगा। क्यों? क्योंकि बैंक का काम ही है लोन बांटना, लोगों से जमा कराना और फिर दूसरों को लोन बांट देना और उनसे इंटरेस्ट लेना और अपनी कमाई करना, यही बैंक का काम है। मीडिएटर है ये, लेकिन बड़ा विश्वसनीय होता है। ओके, अब आप देखो,
तो इसने ये 100 रुपये लोन के रूप में बांट दिए। क्या ये संभव है पूरे के पूरे बांटना? नहीं। इसमें हमने आपको बताया था इस 100 में कुछ परसेंट CRR के रूप में RBI के पास चला जाएगा, CRR के रूप में मान लो 6% चला गया यहाँ, तो 6 रुपये तो यहाँ चले गए। ठीक है, अब देखो ये तो CRR हो गया जो हम समझ चुके, लेकिन अब हमें समझना क्या है, SLR समझना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो समझना है। अब RBI कहेगी कि ये 6 रुपये तो तुमने मेरे पास CRR के रूप में जमा कर दिए, ठीक है, लेकिन ये आपके पास जो अभी 94 रुपये बचेंगे वो पूरा आप लोन मत बांटो। हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ पैसा आप अपने पास भी रिजर्व रखो, लेकिन कैश के रूप में नहीं, गोल्ड के रूप में रखो। ठीक है, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखो। ठीक है, तो इसने RBI ने इस कॉमर्शियल बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दिया और कहा कि आपके पास जो जमा है, देखो यहां पर लिख देता हूं, कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास, मेरे पास मत जमा करो, अपने पास। ठीक है, अपने पास गोल्ड के रूप में, गोल्ड के रूप में और अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास सुरक्षित रखो। ठीक है, तो ये जो एक निश्चित परसेंट कॉमर्शियल बैंक को अपने पास गोल्ड के रूप में और अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है, वही होता है SLR, वही होता है SLR। मान लो RBI ने कहा कि SLR 10%, SLR को 10% कह दिया, इसका मतलब है कि जो इसके पास जमा है 100 रुपये, उसका 10% ये कॉमर्शियल बैंक अपने पास गोल्ड के रूप में बदल देगी और अल्पकालीन प्रतिभूतियों के रूप में बदल कर रखेगी, कैश में नहीं रखेगी। कैश में क्यों नहीं रखेगी? क्योंकि RBI को कहना है कि अगर आप कैश में रखेंगे तो हो सकता है कि आप उसे लोन के रूप में बांट दो, तो वो लोन के रूप में नहीं बांटना है, वो इमरजेंसी के लिए रखना है। तो 10 रुपये यहाँ रख लिए, 6 रुपये यहाँ जमा हो गए, बाकी आप लोन के रूप में बांटो, वो इमरजेंसी के लिए आप बचा के रखो। जैसे हम लोग गाड़ी में, अपनी बाइक या कार में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं और वो रिजर्व टंकी एक होती है कि सब खर्च हो जाएगा लेकिन 1-2 लीटर उस पर रिजर्व बना रहेगा, इमरजेंसी के लिए वो काम आएगा। बस वही चीज़ है यहाँ पर। तो SLR को ये खर्च नहीं करेगी, अपने पास रख लेगी इस रूप में, गोल्ड के रूप में, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, इमरजेंसी की स्थिति में उसे वो यूज करेगी। क्लियर? तो जो बैंक के पास यहाँ पर जमा होता है आम लोगों का पैसा, वो सारा का सारा लोन के रूप में नहीं बांटती है, ये बात आपको याद रखना है। अब मान लो कि RBI ने कहा कि SLR अभी 10% है, कुछ दिन बाद इसको बढ़ा के 12% कर दिया, यानी इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अभी तक ये 10 रुपये को गोल्ड और अल्पकालीन प्रतिभूतियों के रूप में रख रही थी कॉमर्शियल बैंक, अब इसको बढ़ा दिया RBI ने, 12 कर दिया, तो 12 रुपये के बराबर वो गोल्ड और ये रखेगी प्रतिभूतियाँ। तो जो 12 रुपये को 12 रुपये, तो इसका मतलब है क्या, इसके पास कैश कम हो गया, तो कैश कम हो गया तो ये कम लोन दे पाएगी, और जब कम लोन दे पाएगी तो फिर वही फार्मूला, मार्केट में कम पैसा जाएगा, मुद्रा की लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और जब मार्केट में मुद्रा की लिक्विडिटी कम हो जाएगी
तो आम लोगों के द्वारा वस्तुओं की मांग घटा दी जाएगी, और जब वस्तुओं की मांग घट जाएगी तो वस्तुओं का वैल्यू, भाव गिर जाएगा, और जब भाव गिर जाएगा तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी, यानी महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। तो महंगाई पर नियंत्रण लगाने के लिए एसएलआर में वृद्धि कर दी जाएगी। और अगर महंगाई बहुत कम हो गई तो भी तो दिक्कत होगी। अगर वस्तुएं बहुत सस्ती हो गई तो जो उत्पादक है उसको फायदा नहीं होगा, तो भी उत्पादन बंद कर देगा। तो आरबीआई क्या करेगी, थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए क्या करेगी, मार्केट में मुद्रा डाल दे, लिक्विडिटी बढ़ा दे। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या करेगी, एसएलआर को घटा देगी, सीआरआर को घटा देगी, बैंक रेट को घटा देगी। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा सिस्टम है। आरबीआई कैसे मार्केट में मुद्रा की लिक्विडिटी को घटा देती है और कैसे बढ़ा देती है इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। इतनी बात समझ में आई। एसएलआर क्लियर। तो एसएलआर कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है, कैश के रूप में नहीं, गोल्ड के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। और सीआरआर कैश के रूप में कॉमर्शियल बैंक अपना कुछ परसेंट आरबीआई के पास रख देती है। कितना परसेंट कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। एसएलआर कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। सीआरआर कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। बैंक रेट कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। रेपो रेट कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। इतनी बात समझ में आ गई। चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें बात करनी है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अगला देखते हैं, अगला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। तो ये एक तो प्रीलिम का क्वेश्चन है, पूछ देगा कि ऐसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं है, या कौन निम्न में से कौन कौन मौद्रिक नीति से संबंधित है। तो ये सब मौद्रिक नीति के ही तो पार्ट है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट, और ये क्वांटिटेटिव है ये भी। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ये। क्लियर। अब देखो इसमें होता क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है। तो इसमें क्या करता है आरबीआई, इस ऑपरेशन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, ठीक है, और अन्य स्वीकृत पत्रों का क्रय और विक्रय करती है। तो इसके अंतर्गत आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, इसको टी बिल्स भी कहते हैं, टी बिल्स, और अन्य स्वीकृत पत्र, पत्रों का क्रय और विक्रय करती है, क्रय विक्रय करती है। तो ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये सरकारी प्रतिभूतियां क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, टी बिल्स क्या है, अन्य स्वीकृत पत्र क्या है। ये मान लो ये कोई वस्तु है, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कोई वस्तु है, लेकिन अभी हम समझाएंगे आपको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना, चूंकि ये इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं, इकोनॉमी का है, जितना यूपीएससी पूछता है उतना ही जानना है। सरकारी प्रतिभूति, जैसे मान लो ये सरकारी प्रतिभूति कोई सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी एक प्रकार का पत्र ही है, और इसमें सरकार ने इसको जारी कर दिया, ठीक है। ये कोई डिवेंचर हो सकता है, ऋण पत्र हो सकता है, ठीक है, डिवेंचर हो सकता है। तो और इसकी वैल्यू रख दी सरकार ने 5,000 रुपये,
5,000 रुपये। तो अब आरबीआई क्या करेगी, इस सिक्योरिटी को खरीद लेगी। ये सरकारी सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, खरीद लेगी। और इसको खरीदने के बदले ये सिक्योरिटी, ये सरकारी प्रतिभूति है, सरकारी प्रतिभूति, तो ये आरबीआई इसको क्या करेगी, खरीद लेगी। मान लो इसको क्रय कर लिया, क्रय किया, तो आरबीआई ने इसको क्रय किया, इस सरकारी प्रतिभूति को, तो आरबीआई इसको क्या कर देगी, पैसे दे देगी। तो ये मुद्रा आरबीआई अपने यहाँ से रिलीज करके मार्केट में डाल देगी। तो ये पैसा कहाँ आ जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। और जब ये पैसा मार्केट में आ जाएगा तो मार्केट में मुद्रा की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिक्विडिटी यानी तरलता में वृद्धि होगी, और जब तरलता में वृद्धि होगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी वस्तुओं की। तो इससे क्या होगा, वस्तुओं की मांग में वृद्धि, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। और जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वस्तुओं के भाव बढ़ जाएंगे, यानी मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, मुद्रास्फीति में वृद्धि। तो अब आप ये बताओ, जब मुद्रास्फीति को बढ़ाना हो, महंगाई थोड़ी बढ़ानी हो, तब आरबीआई क्या करेगी, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेगी और मार्केट में मुद्रा डाल देगी। ठीक है, क्लियर। और अगर इसका उल्टा करना हो, अगर महंगाई को घटाना हो, तो क्रय की जगह पर इसको विक्रय कर देगी। तो ये जो प्रतिभूति इसने खरीदी थी, अब इसको प्रतिभूति मार्केट में लॉन्च कर देगी, तो लोग इसको खरीद लेंगे, इस प्रतिभूति को लोग खरीद लेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रतिभूति है, इसमें गारंटी होती है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें कुछ ब्याज ही मिलेगा। तो अब आरबीआई ने ये प्रतिभूति मार्केट में लॉन्च कर दी कि ये 5,000 रुपये का है, अगर कोई खरीदेगा तो 1 साल बाद ये 10,000 का हो जाएगा, या जैसे जो भी है, तो लोग इसको खरीद लेंगे। तो लोग इस आरबीआई ने बेची ये प्रतिभूति मार्केट में और लोगों ने खरीद ली। तो लोगों ने इसको खरीद के रख लिया और लोगों ने अपना पैसा आरबीआई को दे दिया, यानी लोगों की जेब का पैसा, पॉकेट का पैसा आरबीआई के पास चला गया। अब लोगों के पास पैसा बचा नहीं, प्रतिभूति खरीद के रखे हुए हैं, तो अब लिक्विडिटी घट जाएगी। तो मार्केट से पैसा खींचने के लिए आरबीआई ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास रखी थी, इसको मार्केट में बेच दिया और मार्केट का पैसा खींच लिया। अब लोगों के पास पैसा कम हुआ, लिक्विडिटी घट गई, तो वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी, और वस्तुओं की मांग जैसे ही कम होगी तो वस्तुओं के भाव गिर जाएंगे, अर्थात वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, मुद्रास्फीति घट जाएगी। तो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाएगा आरबीआई के द्वारा तो महंगाई बढ़ जाएगी, और सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा आरबीआई के द्वारा मार्केट में तो मुद्रास्फीति घट जाएगी। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इनका प्रयोग करके आरबीआई मार्केट की स्टेबिलिटी को रेगुलेट करती है, मतलब मुद्रास्फीति को घटाती और बढ़ाती रहती है देश काल परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, समय क्या कहता है, परिस्थितियां क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग मुद्रास्फीति को ये कम ज़्यादा करती रहती है और मार्केट पर कंट्रोल बना के रखती है। मुद्रा बाजार पर, मुद्रा बाजार का मतलब जो बैंकिंग बाजार है, बैंकों का बाजार है, उसको ये कंट्रोल करती है। तो मुद्रा बाजार को कौन कंट्रोल करती है, आरबीआई करती है। कैसे, मौद्रिक नीति के माध्यम से। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा सीखा मात्रात्मक उपकरण अर्थात क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है मुद्रास्फीति को, अर्थात मौद्रिक नीति हमने समझी। मौद्रिक नीति का एक पार्ट अभी हमने सीखा है जो मात्रात्मक उपकरण वाला है, यानी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वाला है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे मौद्रिक नीति का, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें देखेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी गुणात्मक उपकरण क्या है और उनका प्रयोग करके कैसे मार्केट में मुद्रा के लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगी आरबीआई। तो उसको देखेंगे हमने अगले लेक्चर में। क्लास कैसा लगा आप बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।
बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, उल्टा काम करेगा, तो ये आरबीआई क्या करेगा कि सिक्योरिटी पेपर मार्केट में फेंक देगा और उसका पैसा अपने पास ले लेगा। पैसा ले लेगा तो पैसा मार्केट से खींच लेगा। तो सिक्योरिटी पेपर जैसे ही बेचेगा वैसे ही मार्केट का पैसा अपने पास ले लेगा, ठीक है। और अगर खरीदेगा तो मार्केट में पैसा डाल देगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से आरबीआई सिक्योरिटी पेपर को खरीद और बेचकर मार्केट में पैसा डालती और निकाल लेती है। तो मार्केट से पैसे को तो खींच लेगी या तो डाल देगी, मार्केट में खींच लेगी तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर घट जाएगी, परचेजिंग पावर घट जाएगी तो मुद्रास्फीति घट जाएगी। और अगर मार्केट में पैसा डाल दिया आरबीआई ने इनके माध्यम से तो मार्केट में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, वसूली बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन घट जाएगी। क्लियर। तो कब इसको खरीदेगी आरबीआई और कब इसको बेचेगी, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट के हालात कैसे। तो ये हम लोग सीखा आज वाले लेक्चर में आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत जो मात्रात्मक उपकरण हैं उनके माध्यम से मार्केट में डिमांड और सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने सीख ली। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग आगे की कहानी आगे लेक्चर में। थैंक यू।